ये बेसिकली एनटीए ने एक अभी अभी नोटिफिकेशन यानी जारी किया है, नोटिस आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग, पब्लिक नोटिस, सार्वजनिक नोटिस है ये। जनवरी 2024 आज की तारीख है और आज ही ये नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन बताने का प्रयास ये कर रहा है कि आपकी जो आंसर की है उत्तर कुंजी, उसकी चुनौती के लिए आमंत्रित करने के रिकॉर्ड में यहाँ प्रतिक्रिया को लेकर एक नोटिस प्रदर्शित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले जो है प्रोविजनल आंसर की आपका आया हुआ है। अगर आप इसके संबंध में कोई क्वेश्चंस लगता है कि डाउट है कि ये नहीं, ये सत्य होना चाहिए, तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो है एनटीए की अगर हम बात करते हैं तो जो 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक, है ना, सॉरी 19 दिसंबर तक दिया है, 6 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में जो लगभग 83 सब्जेक्ट का पेपर का वो हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसी के संबंध में ये आंसर की जारी किया गया। आप अगर इस आंसर की को देखना चाहते हैं तो ये देखिए साइट है ugcnet.nta.ac.in पर आप जाकर वहां पर लॉगिन होंगे। आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर नंबर होगा वहां पे स्क्रीन पर, वो कैप्चर नंबर आप डाल के ईजिली जो है लॉगिन हो सकते हैं वहां पर। फिर आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन आईडी होगी, आपके आंसर आईडी होगी, आप वहाँ इजीली मैच कर, दो होंगे, दो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, कोई एक पीडीएफ नहीं होगा, दो पीडीएफ के फॉर्मेट में होगा। ड्यूरेशन अगर हम बात करते हैं चैलेंज करने का, यानी उत्तर कुंजी की चुनौती के लिए जो अवधि बताई गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 जनवरी 2024 शाम 6 बजे से, यानी स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का 6 बजे से। 5 जनवरी जो है दोपहर 11:50 तक, 11:50 तक आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट भी अगर बात करें पेमेंट की तो 5 जनवरी है, ठीक है, 5 जनवरी बताई गई है लास्ट डेट इसकी, ठीक है। ये तो बेसिकली वो चीज़ें बताई गई है कि जो आप पब्लिक जो है आप उस समय जब क्लेम करेंगे तो आपकी फीस कितनी होगी, कौन सी डेट है ना, उस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को बताया गया है। फिर भी मैं आगे लेके चलता हूँ, देख सकते हैं आप लोग सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर। साइट पर जाऊं, मैं बहुत बिजी है, साइट खुल नहीं रहा है सर। ओके ओके, साइड हो सकता है क्योंकि इस समय 83 सब्जेक्ट का ओपन हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट के लोग उस पर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, 30 तो इंग्लिश है, 102 हिंदू जो है हिंदू स्टडी है, आप देख रहे हैं डोगरी है, स्पेनिश है, कई यहाँ पे जो है सब्जेक्ट लगभग हैं। हमारा सोशल वर्क भी यहीं पर कहीं होगा, आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। सबसे लास्ट में सर, सबसे सबसे लास्ट। लास्ट में, ओके, चलिए देख लेते हैं सोशल वर्क भी कहाँ पर है। सोशल वर्क आपको अभी यहाँ पे दिखे, 13 तारीख वाले में है सर। हाँ ये देखिए सब्जेक्ट कोड 10 है, सब्जेक्ट कोड 10 है, और यहाँ पे 13/12/2023 जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ये हम लोगों का पेपर है, इसी का आंसर की आ गया है। आप साइट पर जाइए, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद सिमुलेट कर लीजिए। देखिए एक दो प्रश्नों का ही केवल हो सकता है खेल आगे पीछे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अंतर आता है इसमें। फिर भी अगर आप एक बार मुझे अपना क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे तो मैं इजीली आप लोगों को बता भी सकता हूँ वहाँ पे, है ना। खुलने दीजिए सर, मैं भेज दूंगा हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो हाँ मच। सर, अभी नहीं खुल रहा सर। चलिए कोई बात नहीं, ओपन हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग मुझे भेजिएगा। देखिए साइट बहुत बिजी है, करते बहुत हैं, बिजी है साइट सर। हाँ ये देखिए ना, ये देखिए साइट है, इस साइट पर आप जाके प्लीज गो टू एनटीए साइट, ये वेबसाइट है ugcnet.nta.ac पर ac.in पर, आप यहाँ पे इजीली क्लिक करेंगे तो आप सीधे साइट पर पहुँचेंगे। वहाँ पे लॉगिन करना है आपको, एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, फिर सिक्योरिटी पिन होता है उसको बोलते हैं कैप्चर, ठीक है, कैप्चर कोड, वहाँ पे डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर आपके सामने व्यू करके क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, ठीक है, मार्क्ड रिस्पॉन्स लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इजीली वो जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आईडी होगा वो क्रमानुसार दिखाई देगा, है ना, सिक्वेंसली ऑर्डर में दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू विल बी क्वेश्चंस आईडीज है, और वो भी सिक्वेंसी ऑर्डर में आपको दिखाई देगा क्वेश्चन आईडी, ये 1 2 3 4 5 जो भी कोड वहाँ पे होगा, आप लोगों ने दिया होगा, देखा होगा कोड क्या था, तो उसके आधार पे इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है।
करेक्ट जब दो पीडीएफ होगा, एक पीडीएफ में बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चन आईडी दिया होगा और एक तरफ आपके जो आंसर दिए हैं आपने उसका आईडी होगा और एक तरफ करेक्ट क्वेश्चन आईडी जो है आंसर आईडी होगा। तो ये करेक्ट वाले को आपको क्या करना है, सम्मिलित करना होगा, ठीक है, वो मैं आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, बाकी और देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ें दिया गया है। क्वेश्चन आईडी वगैरह है, ऑप्शन आईडी है, फिर सेव योर क्लेम कर सकते हो कि क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन की अगर जो फीस दर्शाई गई है, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, पे योर फीस जो दर्शाई गई है, ईच क्वेश्चन चैलेंज्ड होंगे, ईच क्वेश्चन चैलेंज्ड होंगे, यानी भुगतान का जो प्रकार होगा वो चुनौती के लिए आप जो दे रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपए की दर से शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे ईच क्वेश्चन चैलेंज लगभग 200 है, 200 पेमेंट थ्रो जो आपको बता रहा है वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी अगर इनकेस अगर कोई आपको मान लीजिए प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, मेल आपका यूजीसी नेट का और जो कांटेक्ट नंबर है वो ये नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं एनटीए से डायरेक्ट, है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्लीज बताइए क्या कर रहे हैं आप। सर जो चैलेंज करेगा सिर्फ उसी को नंबर मिलेगा या सबके लिए फिर मिलता है? नहीं नहीं, सबके लिए मिलेगा, ऐसी बात नहीं, जो चैलेंज करेगा उसी के लिए नहीं होता है। कभी कभार में इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है जब दो ऑप्शन सत्य होते हैं तो उसमें से दोनों ऑप्शन करेक्ट होती है, जब जहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है तब ऐसी कंडीशन पर ऐसा होता है, जिन्होंने क्लेम किया उसको मिलता है उसका, है ना। परंतु ज़्यादातर अभी तक जो 90% देखा गया है वो क्लेम जो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखिए, अगर ऐसे में अगर आप लोग सोचेंगे कि वो करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, ये सभी लोग सोचते हैं ऐसे ही, कोई नहीं करता ऐसे क्वेश्चनों पर क्लेम, है ना। अगर आपको लगे वहां पे देखो एक प्रूफ होना भी चाहिए आपको ना, वहां पे प्रूफ होना चाहिए, कोई किताब में लिखा होना चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजना भी होगा, स्क्रीनशॉट लेकर आपको उसको भेजना भी होगा। ये बात आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 पर, ठीक है, तो अच्छा ये तो सक्सेसफुल को बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर अगर मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ आप लोगों से 12 नंबर पर, पॉइंट नंबर 12 पे अगर जिक्र करता हूँ तो चुनौती वाले जो भी क्लेम वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसका स्क्रीनशॉट देखो यहाँ पे मांगा भी है ना, स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजिंग पड़ेगा, ठीक है, आपको वो उसका भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो वो कहेगा हाँ भाई ये इसका ऑप्शन करेक्ट है, क्लेम तभी होता है ना। तो आंसर की आ गई है भाई, आउट हो चुका है आंसर की, आप देख सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, मुझे बता भी सकते हो कि भाई हाँ इतना जो मेरे क्वेश्चंस सही हुए हैं, ठीक है। और मैंने एक बार आप लोगों से बताया भी था कट ऑफ वगैरह कितना जा सकती है, फिर भी एक बार क्वेश्चन देखने दो। कुछ बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन बहुत ही ईजी था पार्ट सेकंड का, कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत टफ था, और पार्ट फर्स्ट तो काफ़ी ज़्यादा टफ था। क्यों? आप लोगों में से सभी लोग लगभग देख के ही आए होंगे, 90% लोग। सर फर्स्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करके रखा था उन्होंने, जितना पढ़ा था कुछ भी नहीं पूछा, बहुत अलग था सर सब कुछ। हाँ पेपर 1 से बहुत बना था सर। हाँ सर, पर सेकंड जो आपने बताया था ना सब उसी में से आया था, बस सर उधर कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं सर। सर सबसे ज्यादा समय लग गया सर वो इस बार स्क्रॉलिंग सिस्टम में, मतलब इधर भी स्क्रॉल करो उधर भी स्क्रॉल करो, समय खा रहा था सर। सही कह रहे हैं, पैसेज में यही हुआ था। हाँ सर राइट। स्क्रॉल करने में सर आधा समय ले गया हम लोग का, डीआई में सर तो पूछिए ही मत सर। कोई बात नहीं, DI आज कंपाउंड आप इंटरेस्ट लोग देख लीजिए। अगर मैं बता दूं आपको, जो जनरल के लोग हैं 65 से 70 के बीच में अगर उनका कट ऑफ आ रहा है 65 से 70% के बीच में, तो निश्चिंत होकर सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका नहीं भी आ रहा तो आराम से वो भी सोए, कोई बात नहीं, फिर जून में आ रहा है ना। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, सारी चीज़ होगी। जनरल के 65 से 70 के ही बीच में सर एग्जाम टाइम में अक्सर ऐसा होता है जो याद करके जाते हैं, आता है पर बहाना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही हो कौन सा नहीं, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सर, और बाद में पता याद आ जाता है कि हाँ ये सही था उसका। ये तो होता है, जब आप नहीं सही तरीके से रिवीजन करोगे ना तो यही कंडीशन होती है ना की बात यही, ठीक है सर एक सॉल्यूशन है सर जी। एसटी का एक सॉल्यूशन है। हाँ क्या? अगर हम कोई भी टॉपिक मान लीजिए एग्जाम टाइम सिर्फ पढ़ रहे हैं तब तो हम कंफ्यूज हमेशा रहेंगे, हाँ लेकिन अगर कई बार पढ़े हैं तो फिर कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, ये जान जाइए। हाँ, ये बात तो सही है। देखो मैं बताऊं, कारण क्या है कि सोशल वर्क बहुत बड़ा सिलेबस है यूजीसी नेट का, है ना। कभी कभी मुझे भी देखते ही होंगे आप लोग, कई क्वेश्चनों से मुझे भी दिक्कतें होने लगती है ना। रीज़न ये होता है बेसिकली क्या कि मैं थोड़ा सा डेली आप लोगों से सोशल वर्क के बारे में ही पढ़ाता हूँ, है ना, डेली पढ़ाता हूँ, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझे तो ऐसे ही याद होती है ना।
आप लोग भी जब उस तरीके से सभी चीज़ों को देखेंगे ना, बराबर पढ़ेंगे, माइंड में वो चीज़ें रहेंगी, तो आप इजीली उसको कर लोगे। मेरा कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड कराओ, यही रीज़न होता है, ताकि आप लोग शब्दों को सुने रहो, और जब शब्द सुने रहेंगे तो आप इजीली उसको कर भी लेंगे, है ना, सही तरीके से। चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है ये बेसिकली महिलाओं का एक अश्लील प्रतिनिधित्व या निषेध एक अधिनियम है, यानी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है, और इसी के बारे में बात करूंगा। एक बार बताओ, 2018 में इसमें संशोधन हुआ था इस अधिनियम में। अगर आपसे सवाल पूछा गया स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कि संशोधन कब हुआ है, तो मैं कहता हूं इसको केवल अपने दिमाग में आज बैठा लीजिए कि 2018 में हुआ था। और वो जो 2018 में हुआ वो उतना सफल यानी एक प्रकार से सक्सेस नहीं हुआ, और अभी तक उससे कोई प्रश्न आया भी नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। और यदि आता है तो केवल इतना आएगा कि संशोधन कब हुआ। संशोधन कब हुआ स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम का, तो आप सीधा कहिएगा 2018 में हुआ संशोधन, बस इतनी बात। सर 1986 से सीधा 2018 में हुआ। 2018 में, बिल्कुल, यही आपको केवल यहाँ पे करना है इसके संबंध में। तो मैं आप लोगों से अभी जो बातचीत करने वाला हूँ, इसी अधिनियम पर बातचीत करने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें ये क्या चीज़ें हैं, इस पर क्या चीज़ें बेसिकली इसके अंतर्गत मेंशन की गई हैं, उन्हीं चीज़ों। इंग्लिश में सर इसका नाम दिखा दीजिएगा एक बार सर। हाँ बिल्कुल, श्योर है, मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी इसका नाम दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनडेसेंट, ठीक है, ये यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया है आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर कई इसके अर्थ बनते हैं। महिलाओं को अशोभनीय चित्रण भी अब कह सकते हो, उसे अशोभनीय चित्रण भी बोल सकते हो, निषेध भी बोल सकते हो, हालांकि प्रतिषेध का मतलब रोकना होता है, निषेध होता है, ठीक है। इस प्रतिक्रिया में जब भी सवाल आता है, पूछा जाता है, तो संशोधन के लेकर 2018 में आप लोग इसका नाम देंगे। आपको बता दूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा अगर हम बात करें, एक स्वतंत्र प्रभार कृष्णा तीरथ थे, जिन्होंने 13 दिसंबर 2012 को, देखिए मैं बात बता रहा हूं आपको 2012 की, कृष्णा तीरथ की बात, पेपर में सवाल बनता है अगर, तो आप वहां पर ऐसा जवाब दीजिएगा। कृष्णा तीरथ ने 13 दिसंबर 2012 को राज्यसभा में महिलाओं को लेकर अशोभनीय चित्रण यानी निषेध को लेकर संशोधन बिल दिया था, और वो समय जो पेश किया था तो वो 2012 में पेश किया था। 2012 में संशोधन बिल जो है पेश हुआ था। तो अगर पेपर में सवाल बने कि कृष्णा तीरथ ने, जो बेसिकली स्वतंत्र प्रभार हैं, किसके स्वतंत्र प्रभार हैं, वो तो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के, ठीक है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कृष्णा तीरथ ने राज्यसभा में महिलाओं को लेकर अशोभनीय चित्रण को बिल पेश किया, तो वह वर्ष यहाँ पर आप मैं मेंशन कर देता हूँ, 2012 आ जाता है, 2012 आ जाता है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना संशोधन के परिप्रेक्ष्य में। तो ये इसके अंतर्गत था क्या चीज़, इस बिल के एक्ट के अंतर्गत 2-3 बातें ध्यान से सुन लीजिए। बेसिकली बिल एक्ट के दायरे में अगर हम बात करें तो बढ़ाने की बात कहा गया, और उसमें संचार के नए साधन जैसे इंटरनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, आधारित संचार के साधनों और केबल टेलीविज़न इत्यादि को लेकर इसमें शामिल किया गया। वहीं साथ ही साथ इस बिल में सभी सामग्री को लेकर प्रकाशित किया गया, उस पर वितरण को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात की गई, ठीक है। विज्ञान हो गया, साहित्य हो गया, कला हो गया, इसके लिहाज पर अगर हम बात करें धार्मिक उद्देश्य से प्रकाशित की गई, ठीक है, कि भाई आप कर सकते हो, अगर कोई मान लीजिए शिक्षा के लिए यूज़ कर रहा है, महिला का चित्रण कर रहा है, ठीक है, पढ़ाने के दौरान में साइंस पढ़ा रहा है और उसे मतलब बॉडी दिखानी पड़ रही है, तो आप उसे वहाँ पर बॉडी दिखा सकते हो महिलाओं की। साहित्य को लेकर अगर बातचीत हो रही है तब भी आप महिला को वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हो। आर्ट यानी कला को लेकर बात अगर हो रही है तो भी वहाँ पे प्रदर्शित कर, ऐसी बात उस बिल में कही गई थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आपको 1980 सवाल पूछा जाएगा। जी सर। सर जैसे आपने कहा कि प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब साहित्य में कर सकते हैं, में कर सकते हैं सर, ये शिक्षा में, तो सर ये अभी हो रहा है क्या ये? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी है, अभी भी वही चीज़ें हैं, आप यूज कर सकते हैं उसका, है ना। तो चलिए एक बार मैं शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ अब अधिनियम पर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा आप लोग सभी लोग। देखिए स्त्री लिखा हुआ है ना, स्त्री लिखा हुआ, थोड़ा सी पहली स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है।
स्त्री अशिष्ट रूपण किसी स्त्री के तस्वीर या वीडियो क्लिप को इस रूप में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना जिससे उसकी लज्जा और जो है शालीनता भंग हो, ठीक है, भंग हो रही हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है इस शब्द को रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन अभी हम बात करेंगे महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम के अंतर्गत जो परिभाषा धारा 2 है उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेगी। परंतु आप यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिएगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पे सार्वजनिक रूप से जो है प्रदर्शित करना या एक प्रकार से प्रदर्शित करना जहाँ उसकी लज्जा और शालीनता भंग हो रही है महिला की यानी स्त्री का, तो उसको रोकने की बात करता है ये अधिनियम, ठीक है। उसकी लज्जा को रोकने की बात करता है, उसकी सहनशीलता यानी उसकी शालीनता को भंग करने को रोकने की बात करता है। तो किसी महिला की आकृति या उसके रूप या शरीर के किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे कि उसकी चरित्र कलंकित को तथा उसके दुराचार या भ्रष्टाचार या लोका अपकर्षण या नैतिकता की हानि होने की संभावना हो रही हो, तो ऐसे में प्रदर्शन या चित्रण, ये चित्रण है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, ठीक है। अभी आपको करेक्ट मिल जाएगा, ये पहली स्लाइड है, ठीक है। अश्लीलता को परिधि में अगर आता है तो उसको रोकने का प्रयास किया गया है इसमें। तो ऐसे ही कुछ कृत्य हैं, कुछ कार्य हैं, इन कार्यों को रोकने और दंडित किए जाने के लिए यह अधिनियम बेसिकली लाया गया, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986। संशोधन बिल कब पारित हुआ, लाया गया, कृष्णा प्रभार के बारे में पूछता है तो 2012 लगाइएगा, और अगर आपसे पूछता है संशोधन के पार्ट में भी तो 2018 को भी आप वहां पर जवाब दीजिएगा। तो क्लियर क्वेश्चन करेगा, संशोधन बिल को लेकर सीधा क्लियर क्वेश्चन करेगा, आपसे सीधा क्वेश्चन करेगा, आप इजीली लगा लेंगे वहां पर, है ना। अभी तक ऐसे कोई प्रश्न बनाए नहीं गए, फिर भी जितने प्रश्न बनाए गए हैं इन प्रश्नों पर मैं अभी आप लोगों से बातचीत करूंगा। मैंने इस पीडीएफ में क्वेश्चंस भी ले रखा है। तो इस अधिनियम में कुल टोटल 10 धाराएं हैं, इसमें अध्याय नहीं बताए गए हैं, इसमें अध्याय नहीं बताए गए हैं, इसमें टोटल कुल धाराएं बताई गई हैं, 10 धाराएं हैं। बाकी अभी तक जो आप लोग अधिनियम पढ़ रहे थे उन अधिनियम में धाराएं भी थी, लेकिन इसमें धाराएं नहीं है। अगर मैं बात करता हूं 45 अधिनियम 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ तथा 2 अक्टूबर 1900, यहाँ पे 45 गलत लिख दिया गया है, इस अधिनियम में लिखना चाहिए था, ये भी देखो गलत। इस अधिनियम में अगर हम बात करते हैं 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ और 2 अक्टूबर 1987 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ। बात देखिए 1987 की है, इसलिए वहां पे पहले जम्मू कश्मीर में ना ये लागू नहीं होते थे बहुत सारे अधिनियम, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अब लागू होते हैं। तो अब यही अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो आप धारा नंबर 1 में देख ले सकते हैं, यहाँ पे संक्षिप्त नाम है, विस्तार है, लागू है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि धारा 1 के अंतर्गत क्या चीजें आती है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डिटेल इंफॉर्मेशन का मतलब जो एक एक शब्द है उन शब्दों के बारे में आपको बताता है, उसकी परिभाषा। फिर कहता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था, परंतु अब अगर मैं बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है। अब वर्तमान समय आज की तारीख 3 जनवरी 2024 है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज समय में लागू है। प्रवृत्ति में कब आया, तो ये 2 अक्टूबर 1987 का है। ये पेपर में भी मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों से करवाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को करेक्ट करना है अभी, ठीक है। तो सही जवाब जो हो जाता है कि इसका लागू होने के लिए या प्रवृत्त होने के रूप में, ठीक है, वो प्रक्रिया अगर जिक्र होती है तो 1987 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्लीज एक बार बताइएगा। गांधी जयंती, स्वच्छता दिवस। गांधी जयंती मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ से आपकी जो है क्लास स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनते जाइएगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात, मैंने आप लोगों से पहले भी जिक्र करता रहता हूँ कि सबसे पहले मैं अधिनियम के बारे में आप लोगों से बताता हूँ, तो उस अधिनियम के उद्देश्य बताता हूँ। तो उद्देश्य में क्या कहा गया है, विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों या लेख या रंगचलित या आप चलचित्र भी आप बोल सकते हो, आकृतियों में या किसी अन्य ढंग से स्त्रियों को अशिष्ट रूपण प्रतिषेध करना होता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि स्त्रियों के संबंध में जैसे विज्ञापन के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से, लेख के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, आकृति के माध्यम से स्त्रियों के, ठीक है, उसकी लज्जा या सहनशीलता या शालीनता की अगर मैं बात करता हूं तो एक प्रकार से अगर भंग करते हैं तो उसके लिए प्रतिषेध करता है। आप महिलाओं को अनुचित तरीके से नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, यह अधिनियम आपको बताता है।
वहीं अगर मैं बात करता हूं, अधिनियम में 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ और यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू भी है। स्त्री अपशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम की जो धारा 2 है, उस धारा में कुछ शब्द परिभाषित किए गए हैं। उन्हीं शब्दों को अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो एक शब्द देखिए आपका आता है इसमें विज्ञापन। विज्ञापन एक शब्द है। विज्ञापन का मतलब क्या है? विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना जो है परिपत्र, लेबल, यहाँ पे कॉमा होगा, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य दस्तावेज तथा प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया दृश्य रूपक, अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो उस पर क्या करता है? रोक लगाने की बात करता है, ठीक है। विज्ञापन के आप विज्ञापन भी नहीं कर सकते हो, ना रेपर कर सकते हो, ना परिपत्र पर कर सकते हो, ना कोई लेबल लगा सकते हो, ठीक है, अभद्र तरीके से। उसमें बेसिकली ये जिक्र किया गया है। वो दृश्य रूपण आता है, बेसिकली उसको रोकता है एक प्रकार से, ठीक है, उसको रोकने का प्रयास करता है इसके अंतर्गत विज्ञापन में। मतलब कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज शामिल है जिसमें किसी प्रकाश या ध्वनि या धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य प्रतिनिधित्व को शामिल करता है, ये बेसिकली विज्ञापन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक है दृश्य रूपण क्या है सर? जी सर, जी ये दृश्य रूपण क्या है? दृश्य रूपण मतलब दृश्य का मतलब विजुअल होता है, रूपण का मतलब रोकना होता है। अच्छा, मतलब जो देखने में आ सके उसको दृश्य बोलते हैं, और जो देखने में ना आए उसको दृश्य रूपण कहेंगे। रूपण की प्रक्रिया में रोकने की परिप्रेक्ष्य है, प्रतिषेध की प्रतिक्रिया में है रूपेण। अभी हम आगे भी बात करेंगे, उस शब्द को अभी स्पष्टीकरण कर देंगे रूपेण के बारे में। परंतु ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, दृश्य का मतलब जो होता है जो देखने में आता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दृश्य बोलते हैं, ठीक है। उसको क्लियर है इतना? जी एक बार बताइएगा। ओके, जब अगर हम बात करते हैं रुपेड़ के अर्थों में, है ना, तो रुपेड़ का अर्थ आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो चीज रिलेट होता है वो रोकने के संबंध में यूज होता है, ठीक है। सर जो ये विज्ञापन वितरण आप ये बता रहे हैं, सर ये है क्या चीज इसकी? स्त्रियों के अगर आप मान लीजिए उनके चित्र को अभद्र तरीके से पब्लिश कर रहे हैं तो इसको रोकने की बात करता है। आप लोग बता दो, पहले की जो मूवियाँ आती थी, जैसे आपकी बात करूँ, बागबान मूवी एक है, पारिवारिक मूवी है, देखने लायक मूवी होती थी, परिवार में देखने लायक मूवी है ना। अब आजकल जो जितनी भी मूवियाँ आ रही हैं वो पारिवारिक मूवियाँ नहीं है, अंग प्रदर्शन एक टाइप का हो गया है। तो ये अधिनियम कहता है कि अगर आप किसी भी महिला का अंग प्रदर्शन वगैरह करेंगे तो उसके लिए दंडनीय अपराध होगा, है ना। तो उसी के संबंध में ये क्या चीजें रिप्रेजेंट कर देती है? एक प्रकार से विरुद्ध को रिप्रेजेंट करती है, यानी उसी के विरुद्ध में ये चीजें, ये अधिनियम लाया गया है ताकि आप वहां पर महिलाओं को इस तरीके से प्रदर्शित ना करें, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो रेपर हो, कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे वो चलचित्र हो, है कि नहीं। इसी के संबंध में ये अधिनियम। इतनी बात क्लियर हुआ? लेकिन सर ये और सर अधिनियम इसमें ऐसा मतलब वो मर्जी से हो, जी, मतलब महिला की मर्जी से किया जा रहा हो या मर्जी के बिना, मतलब दोनों ही वैसे ना। देखिए आप अगर आप वहाँ पे बहुत लोग होते हैं हाईलाइट होने के लिए। अभी मैंने एक यूट्यूबर को देखा था, क्या नाम था उसका, मधु करके आता है ना। हाईलाइट होने के चक्कर में वो इस तरीके से अभद्र तरीके से, लड़का या लड़की सर? लड़का या लड़की सर? लड़की है, फीमेल है, मधु सिंह। ओ, एक फेमस होने के लिए जो है अभद्र तरीके से वो स्टडी यूट्यूब पे करा रही है। उसके ऊपर तो कई FIR वगैरह हो गए हैं, फिर क्लेम वगैरह हो गए हैं। जी सर मैं भी देखा हूँ सर जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से बेसिकली क्या करता है, रोकने की प्रयास करता है। ये क्या करता है, इसको रोकने का प्रयास करता है ताकि भाई इस तरीके की जो अभद्र चीजों का यूज ना किया जाए महिलाओं को लेकर, है ना। आजकल की वेब सीरीज देख लो आप, है ना, वेब सीरीजें जितनी आ रही हैं सारी की सारी अभद्र तरीके से यूज में आ रही है ना, वेब सीरीज। तो बेसिकली वेब सीरीज तो ऐसा समझ लीजिए कि इसमें जो हाईलाइट के लिए ही आ रहे हैं सारी की सारी जितनी भी वेब सीरीज आ रही है ना। चलिए अब आगे बात करेंगे, अभी और भी शब्द आएंगे। देखिए बात करते हैं वितरण के बारे में। वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर वितरण है, जो वितरण है चाहे वह मुक्त हो या अन्यथा के रूप में हो, या जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मुक्त रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत लोग होते हैं ना वितरण के संबंध में, अगर जैसे कोई चीज़ें होती हैं तो सैंपल के माध्यम से वितरण शामिल करते हैं, चाहे वो मुक्त हो या अन्यथा के रूप में रखते हैं, यानी पैसे के रूप में रखते हैं। आप पैसे कमाने के चक्कर में कर रहे हो या आप फ्री में कर रहे हो,
तो उसको भी रोकने का प्रयास करता है। मतलब ये अधिनियम क्या करता है, उसको उसके विरुद्ध है ना, महिलाओं को अशोभनीय तरीके से जो आप प्रतिनिधित्व करते हैं उसको रोकने का प्रयास करता है ये अधिनियम। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो और भी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। बेसिकली एक शब्द स्त्री अवशिष्ट रूपण का बेसिकली तात्पर्य सर वितरण को थोड़ा सा एक बार और बता दीजिएगा सर, वितरण को सर, वितरण को सर। जैसे सैंपल के रूप में बहुत लोग यूज करते हैं ना महिलाओं को। अगर हम बात करते हैं, जैसे आप देखते हैं एडवर्टाइज वगैरह, प्रचार वगैरह को लेकर लेबल अगर लगा हुआ, ट्रांसपेरेंट बोतल देखते हैं तो उसमें आपके ऊपर देखते हैं लेबल लगा होता है एक, है ना। लेबल पर भी बेसिकली महिलाओं को तो सर तो वो तो विज्ञापन, तो ये चीज तो विज्ञापन के भी अंतर्गत आ जाएगा सर। विज्ञापन के अंतर्गत आ जाता है। वितरण के संबंध में मैंने आपसे बताया ये होता है कि जैसे आपने वहां पर रेपर पर यूज किया, लेबल का यूज किया है ना, एक सैंपल के रूप में यूज किया है कि केवल मैंने सैंपल के यूज किया, ज्यादा यूज नहीं करूंगा, ठीक है, महिलाओं के यहाँ पे चित्र को लेकर, ठीक है, इस तरीके की बात होती है। तो उस प्रक्रिया में वितरण शब्द यूज होता है ना, वितरण शब्द यूज होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना हमने केवल महिलाओं को बेसिकली एडवर्टाइज के लिए लिया है, बाकी और जगह पे नहीं लिया है, ठीक है। तो ये चीजों को लेकर बात भी करता है, वहां पे वितरण शब्द भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए स्त्री एक अशिष्ट रूपण अधिनियम शब्द है। इस शब्द को अगर आप समझ गए तो ये अधिनियम पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो स्त्री अशिष्ट रूपण का तात्पर्य है किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर का तात्पर्य है ना। किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर का तात्पर्य है किसी स्त्री, देखो दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है, किसी स्त्री की आकृति, उसके शरीर या उसके किसी अंग का ऐसे ढंग से चित्रण करना जिसका प्रभाव अशिष्ट हो। देखो एक आपने सुना होगा ना शिष्टाचार, एक सुना होगा, ठीक है, शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है पॉजिटिव बिहेवियर करना, एक प्रकार से नैतिकता बिहेवियर करना, ठीक है। अशिष्ट हो मतलब नेगेटिव बिहेवियर। शिष्टाचार बेसिकली आप सभी लोग को मालूम होगा कि पॉजिटिव व्यवहार को बताता है ना। अब चित्रण किसी को नकारात्मक दृष्टि से कर रहे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में अशिष्ट शब्द यूज हो जाता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां पे यही लिखा हुआ है कि किसी स्त्री की आकृति, उसके शरीर या रूप या उसके शरीर के जो तात्पर्य है वो किसी अंग का ऐसे ढंग से चित्रण करता है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, जिसका प्रभाव निगेटिव हो, अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो यानी निंदनीय हो, है ना। वो स्त्रियों के लिए क्या हो जाए, निंदनीय हो। कोई स्त्री अगर कार्य उस तरीके का व्यवहार कर रही है, प्रदर्शन अपने आप को कर रही है, अन्य स्त्री के लिए क्या हो जाएगा, वो निंदनीय हो जाएगा, निंदा का पार्ट बन जाएगा। अथवा जिसके लोक नैतिकता और नैतिक के आधार पर विकृति या भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना हो सकती है। बिल्कुल है, ये श्योर है। इसी को कहा जाता है बेसिकली स्त्री अशिष्ट रूपण, इसी शब्द को बोला जाता है। तो महिलाओं का अशोभनीय प्रतिनिधित्व का बेसिकली एक अर्थ और आता है इसी में। वो कहता है कि किसी भी तरह के किसी भी महिला की छवि यानी उसके रूप या शरीर या उसके किसी हिस्से का चित्रण इस तरह से करना कि वह अशोभनीय हो, वही स्त्री अशिष्ट रूपण का तात्पर्य बन रहा होता है ना। और उसके प्रति अपमानजनक हो या उसे बदनाम करने वाला हो या महिलाओं या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को अपमानित या भ्रष्ट या घायल करने की संभावना दर्शाता हो तो वह स्त्री अशिष्ट रूपण है ना। उम्मीद है कि यह शब्द आप समझ गए होंगे कि स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है। अगर यही समझ में आ गया तो यह पूरा का पूरा नियम समझ में आ जाएगा। एक बार मुझे बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। आ गया जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लेबल शब्द आता है, एक शब्द लेबल आता है। लेबल आप सबको मालूम होगा, लेबल जानते होंगे। किसी भी पैकेज पर चिपकाया गया होता है, पैकेज पर क्या होता है, लेबल चिपकाया जाता है, ठीक है। दिखाई देने वाला कोई लिखित या चिन्हित या मुद्राकृत या मुद्रित या ग्राफिक पदार्थ होता है, उसको लेबल कहते हैं। तो ये बेसिकली वहां पर निषेध कर दिया गया है कि आप महिलाओं को अशिष्ट तरीके से वहां लेबल पर भी क्या कर सकते हो, प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप मैगजीन वगैरह देखते हैं, पिक्चर वगैरह देखते हैं, फोटोज वगैरह देखते हैं, आजकल बेसिकली उसमें छपा होता है ये सारी चीजें, तो इसको रोकता है। आप क्लेम कर सकते हो, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि लेबल से तात्पर्य है कि कोई लिखित और चिन्हित या स्टैंपिंग या मुद्रित या चलित या विषय वस्तु जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है तो उसको निषेध के रूप में बताता है। एक तो अर्थ ये है। लेकिन सर न्यूज़पेपर में आता है तो सर उसमें तो सर प्रचार के तौर पे यूज किया जाता है सर। तो आप करो क्लेम। नहीं सर, आप पेपर उठा के आप कोई भी आप हिंदुस्तान हुआ चाहे दैनिक जागरण हुआ, कोई भी पेपर उठा के बीच में देखिएगा सर, उसमें कह रहे हैं आप, सत्य कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बेसिकली क्या है, लोग जो है ना पॉजिटिव चीजें उनके माइंड में बहुत कम समय के लिए और इंटरेस्ट भी कम होते हैं,
तो सर लोगों की तो बात है नहीं, लेकिन यही पेपर तो सर एक डीएम ऑफिस में जाता है, एसपी ऑफिस में भी जाता है, मंत्रालय में भी जाता है। ऐसा थोड़ा कि नॉर्मल आदमी जैसे एक हम ही पढ़ रहे हैं, आप ही पढ़ रहे हैं, ये तो जो सरकार चला रहे हैं उनके पास भी जाता है सर, भाई अब वो भी तो मैं पढ़ते हैं इस पेपर ये को। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए, बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हैं। मैं आपसे यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अभद्र है, ये अधिनियम कहता है ये इस तरीके से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब मान लो अगर सपोज मैंने अगर कहा कि भाई भाई कि महिला इच्छा से कर रही हो, अपनी महिला क्या कर रही है, अपनी इच्छा से कर रही हो, वहां पे प्रदर्शित कर रही हो, ठीक है। तो इच्छा, जैसे अभी आपने एक और एक्ट्रेस का नाम सुना, क्या नाम है उसका? उर्फी जावेद। हैं? उर्फी जावेद सर। हाँ हाँ, उर्फी जावेद, सही कह रहे हैं, है ना। उस पे ऊपर देखो क्लेम सरकार कर दिया, क्लेम किया कि नहीं सरकार ने, उस पे भी एक बार मतलब गई जेल। तो कहने का तात्पर्य ये है बेसिकली कि भाई अपनी इच्छा के विरुद्ध तो करते हैं, लेकिन समाज पे जब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना, समाज को दिक्कत पड़ती है भाई वहां पे, भले सरकार को चाहिए, सरकार को ये चाहिए कि इसको रोक देना चाहिए, लेकिन हमारा समाज ही भी एक प्रकार से क्या करे, सरकार भी क्या करे भाई। मैं तो ये कहूँगा कि नेगेटिव की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं, हम लोग यही कह सकते हैं, यही है बेस्ट। बट आप ये अधिनियम को पढ़ रहे हैं इस समय, अधिनियम कहता है कि अशोभनीय तरीके से महिलाओं को अशिष्ट तरीके से आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, ये अधिनियम खुद कह रहा है, देख रहे हैं आप लोग के सामने है। सर ऐसे कई कानून हैं जिन्हें मतलब गवर्नमेंट ने लागू किया है, पर सर सब लोग ही करते हैं, जैसे दहेज प्रथा हुआ। देखो वही चीजें है ना, मैं तो यही बातें कर रहा हूँ, इस पे तो रोक होनी चाहिए, है ना, इस पे रोक होनी चाहिए, जो कि ये बेसिकली रिलेट कराता है, जो कि ऐसा रोकना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूँ, पैकेज शब्द यूज है, पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स हो गया, कार्टून हो गया, टीन हो गया, या अन्य कोई पात्र हो गया, ठीक है, या आप कंटेनर कह लीजिए, ये भी शामिल किया गया, इस पे भी आप नहीं पैकेज कर सकते हो, नहीं चिपका सकते हो, ठीक है। ये सब रोकने की बात कर रहा है, ये सारी चीजें सर ये 5 क्या है, धारा है क्या सर 5? नहीं, ये पार्ट है, ये धारा तो 2 चल रही है, ठीक है सर। कुछ शब्द है, कुछ पार्ट है। अब देखिए धारा 3 आ गया, ठीक है, पैकेज, ये शब्द जो है बेसिकली इसमें दर्शाया गया। तो इस अधिनियम में बेसिकली अगर मैं बात करूं, इसके तहत बनाए गए नियमों को कुछ निर्धारित करता है, ठीक है, वो एक निर्धारण शब्द भी है जो इसी का पार्ट बनता है, ठीक है, धारा 2 का ही। तो ये अधिनियम बेसिकली आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को ग्राफिक और चिन्हित, मुद्राकृत, लिखित या किसी चिपकाया या लेबल या अशोभनीय तरीके से अगर आप महिलाओं को वितरण, विज्ञापन या स्त्री शिष्ट के रूप में या अशिष्ट के रूप में आप क्या करते हो, उसको विज्ञापन करते हो या आप प्रसारित करते हो, तो ऐसे शब्दों पर ये बेसिकली रोक लगा देता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझें। स्त्री के अशिष्ट रूप से संबंधित विज्ञापनों पर अगर हम बात करें, प्रेस प्रतिषेध की धारा एक आती है जो 3rd धारा प्रदर्शित करती है। इस 3 वाले धारा के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं, एक प्रकार से यहाँ पे महिलाओं के अभद्र चित्रण को लेकर बात किया गया और उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की बात किया गया। विज्ञापनों पर क्या करने की बात किया गया? प्रतिबंध लगाने की बात करता है, यानी प्रतिषेध करने की बात करता है। ये जो धारा है 3 है। कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा ना ही करवाएगा, अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था भी नहीं करेगा और उसमें भाग भी नहीं लेगा जिसमें स्त्री का अशिष्ट रूपण निहित हो। तो आप ये बात कह सकते हो कि महिलाओं के अभद्र चित्रण वाले विज्ञापन पर टोटली प्रतिबंध है। ये धारा 3 है, देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में सवाल भी बन सकता है। वो धारा कौन सा है जो विज्ञापनों पर प्रतिषेध करता है? अब भले डीएम, कलेक्टर या जो है सरकार के पास ये न्यूज़पेपर जाता हो, लेकिन वहां पर उन लोगों को खुद चाहिए कि इसको रोक लगा देना चाहिए, इस पे है कि नहीं, इस पे रोक लगा देना चाहिए, उनको खुद चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए ऐसा, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आगे हम बात करते हैं, वहीं धारा अधिनियम की धारा 4 है। अधिनियम की धारा 4 कहती है कि इसके अनुसार कोई व्यक्ति ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड जो आप लोग देख रहे हैं, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति के जिसमें स्त्रियों का अशिष्ट रूपण निहित है, रोक लगाता है। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है, महिलाओं के अभद्र चित्रण को था। महिलाओं को जो धारा 4 है कहता है कि महिलाओं का अशोभनीय चित्रण करने वाली जो पुस्तकें हैं, जो पुस्तिकाएं हैं, जो स्लाइड, जो फिल्म है,
जो वेब सीरीज है, जो लेख की बात करें, जो रेखा चित्र की बात करें, उन सभी पर बेसिकली एक प्रकार से प्रतिबंध लगाता है, उस पर भी रोक लगाता है। ठीक है, तो ये धारा 4 भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिल्मों में भी आपसे बता दिया गया, ना तो आप उत्पादन करेंगे, कुछ शब्द निहित है, ना तो उत्पादन करेंगे, ना ही उत्पादन करवाएंगे उस महिला से, ना ही विक्रय, देखिए विक्रय नहीं करेंगे, और ना ही वहां पे सबको भाड़े पर भी देंगे, और ना ही वितरण करेंगे, ना ही परिचालित करेंगे, और डाक द्वारा भी नहीं भेजेंगे, डाक द्वारा भी नहीं भेजेंगे। इसके अंतर्गत ये भी शब्द बेसिकली मेंशन किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पुस्तक, पैम्पलेट, कागज, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रतिनिधित्व या आकृति का उत्पादन नहीं करेंगे, ना ही बेचेंगे, ना ही किराए पर देंगे, ना ही उसका वितरण करेंगे, ना ही प्रसारित करेंगे, ना ही डाक से भेजा जाएगा उसको। ठीक है, ना ही डाक से भेजा जाएगा। जिसमें किसी भी का अगर मान लीजिए अशोभनीय प्रतिनिधित्व हुआ तो वहां पर महिलाएं किसी भी रूप में जो है एक प्रकार से उसके अंतर्गत उस प्रक्रिया को संचालित कर सकती है या उसके ऊपर क्लेम कर सकती है। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली प्रस्तुत किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, आप देख सकते हो उपर्युक्त आदि जो विज्ञान है, कला है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। उपर्युक्त विज्ञान आदि पाठ, कला, साहित्य अथवा विद्या के उद्देश्य के लिए हो, सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजन के लिए हो, तब आप अशिष्ट रूपण पर दोषी नहीं होगा, तब वो दोषी नहीं होगा। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपको पार्ट जो है पूरी बॉडीज दिखानी पड़ रही है, तो आप विज्ञान में दिखा सकते हो बॉडी, यहाँ पर है। कला में अगर आप यूज करना चाहते हो उसके चित्रण को, तो आप यूज कर सकते हो। साहित्य में यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। शिक्षा में अगर विद्या एजुकेशन में अगर मान लीजिए कोई उद्देश्य है वहाँ पर पढ़ाने के लिए, कोई पार्ट को बताने के लिए, तो आप वहाँ पर उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके संबंध में बताया गया है यूज करने के लिए। अब जो कर रहे हैं वो कला के रूप में प्रदर्शित कर देंगे, भैया हम कला कर रहे हैं, ये हमारा साहित्य है, ये हमारा विज्ञान है, ये हमारा विद्या, कोई भी चीज़ वहाँ पर वो कर भी सकता है, इस तरीके का क्लेम लगा भी सकता है ना, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगले पाठ पर बात करते हैं, धारा नंबर 5 पर, है ना। धारा 5, देखिए किसी भी मंदिर पर या मूर्तियों के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी कार पर या किसी धार्मिक उद्देश्य से रखी गई या इस्तेमाल की जाने वाली वो मूर्ति है या कोई मान लीजिए वो चित्र है, तो वहाँ पर बेसिकली यूज़ में आ जाता है और करते हैं। कोई भी फिल्म जिसके संबंध में अगर हम बात करें इस अधिनियम में, अगर कोई वो चीज़ों को बता रहा हो, जहाँ सार्वजनिक तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा हो पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में, तो वहाँ पर वो चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है, वहाँ पर वो चीज़ें शामिल होंगी। वहीं बात करते हैं धारा नंबर 5। धारा 5 कहता है कि प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियों को बताता है धारा 5। प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियां क्या हो सकती हैं, है ना। उसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ शब्दों को जिक्र किया गया है, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी होता है ये, और उन स्थानों में जहां अदृश्य रूपण से संबंधित अपराध किया जा रहा है तो प्रवेश कर सकता है और तलाशी भी ले सकता है। राजपत्रित अधिकारी क्या कर सकता है, अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा स्थान है, ठीक है, जहाँ पे अदृश्य रूपण से संबंधित कोई अपराध हो रहा हो, या तो मान लीजिए वहाँ पे कोई पॉजिटिव बिहेवियर भी हो रहा हो, पॉजिटिव एक्टिविटी भी हो रही हो, तो राजपत्रित अधिकारी वहाँ पर जा सकता है, एनी टाइम एंट्री कर सकता है, तलाशी उसकी ले सकता है, उस जगह की पूरी तलाशी ले सकता है, उसके पास वो पावर है, वो शक्ति है उसके पास। कोई पुस्तक या लेखा या फिल्म या फोटो चलचित्र की बात करता हूँ, रूपण की बात करता हूँ, आदि के कब्जे में भी ले सकता है। अगर लगे उसे कि नेगेटिव है तो राजपत्रित अधिकारी उसे क्या ले सकता है, कब्जे भी कर सकता है, उसको सील भी कर सकता है। और किसी रजिस्टर या दस्तावेज या अन्य कोई भौतिक पदार्थ जिसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके, जब्त कर लिया जाएगा उसको, है ना, उसको जब्त भी कर लिया जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई चीज़ें वहाँ पे सेल हो रही है, बेची जा रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में चाहे वो फिल्म हो, चाहे फोटो हो, चाहे वो लेखा हो, चाहे वो कोई पुस्तक हो, ठीक है, उसको कब्जे में लिया जा सकता है। धारा 5 के अंतर्गत ही राजपत्रित, ठीक है, अधिकारी, अगर हम बात करें, किसी निवास गृह समूह के बिना वारंट में प्रवेश नहीं करेगा। देखिए बेसिकली क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें जैसे उसके पास गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में ना उसके पास वारंट होना जरूरी है, वैसे उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसके पास वारंट का होना अत्यंत आवश्यक, तभी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। इसके अंतर्गत यह आपको बताता है।
तो हर उचित समय पर ऐसी सहायता से कोई यदि कोई हो जिसे वह आवश्यक समझे या किसी भी स्थान में प्रवेश करना, तलाशी लेना जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया जा रहा है, तो वहां पर वो तलाशी वगैरह, प्रवेश वगैरह कर सकता है। ठीक है। वहीं किसी भी या विज्ञापन या किसी किताब या पंपलेट या कागज या स्लाइड या फिल्म या लेखन या ड्राइंग या पेंटिंग या फोटोग्राफ या उसको प्रतिनिधित्व के रूप में आकृतित को वहां पर उसे क्या कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है, उसको जब्त कर सकता है जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है। ठीक है, विश्वास करने का कारण है। तो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों का अगर उल्लंघन होता है तो उसको उसके तहत उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं धारा 5 के अंतर्गत। अधिनियम के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, यही अधिनियम जो बेसिकली महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम या निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत धारा 1(6) आता है। धारा 1(6) आती है जो बेसिकली टोटली जुर्माना पर बेस्ड है। जुर्माना मतलब दंड का प्रावधान करती है इस अधिनियम में। इस धारा के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में वहां पर क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रथम अगर दोष सिद्ध हुआ तो उसे 2 साल के किसी भी भांति के कारावास से और 2000 रुपए तक के जुर्माना होगा, ये बात होगी। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके अंतर्गत और भी चीजें हैं। आप कह सकते हैं कि द्वितीय या पश्चावर्ती दोष सिद्ध है, यानी दूसरी बार अगर हुआ तो कम से कम 6 महीने का जो 5 वर्ष तक की जो है 6 महीने से 5 साल तक की, उसको एक प्रकार से अगर हम बात करें तो कारावास हो सकता है, और जुर्माने में 10,000 से कम नहीं होगा, वो 1 लाख तक का भी बढ़ सकता है। दूसरी बार अगर वो पकड़ा गया तो दूसरी बार, तो पेपर में ये सवाल आ चुका है, दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। ये MPPSC का पेपर में सवाल आ चुका है दूसरी बार वाले में, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं धारा 7 के अंतर्गत, धारा 7 बेसिकली कंपनियों द्वारा अपराध बताया गया है। धारा 7 में कंपनियों द्वारा अपराध बताया गया। यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया जाता है, तब कंपनी अथवा उसका मालिक दोनों उत्तरदायित्व होंगे। अब ध्यान समझिए, इसमें कुछ कंडीशन है। अगर कंपनी द्वारा अगर कोई चीज होता है अपराध, तो वहां कंपनी और उसका जो मालिक होगा वो उत्तरदायित्व होगा। यदि कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है और यह साबित हो जाए कि ऐसा अपराध कंपनी के निर्देशक और प्रबंधक सचिव आदि की उपेक्षा के कारण हुआ है, तो केवल वही दोषी माना जाएगा जो वहां पे है। अब वहां पे कंपनी पर क्लेम थोड़ी ना होगा, फिर जो व्यक्ति दोषी माना गया, अपराधी पाया गया, उसी को माना जाएगा। अब मान लीजिए कंपनी में सदस्य भी होते हैं, कंपनी अगर वहां पे यूज कर रहा है, सदस्य उसका यूज कर रहा है नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में, तो वो वहां पे गिरफ्तार हो जाएगा। कंपनी के थोड़ी है, फिर मालिक प्रबंधक वगैरह कोई भूमिका वहां पे नहीं है, तो उसका क्यों गिरफ्तार किया जाएगा। तो साक्ष्य तो होना जरूरी है, साक्ष्य भी मांगता है। इसके अंतर्गत पार्ट है, जैसे स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। स्त्री अशिष्ट रूपण शब्दावली अधिनियम की धारा जो 2 है उसमें गा में परिभाषित किया गया, इस शब्द को 2 की गा में आता है। और स्त्री के अशिष्ट रूपेण से संबंधित विज्ञापन नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, ये भी आप देख सकते हैं। अधिनियम 1986 के अंतर्गत अदृश्य रूपण से संबंधित अपराध स्थल में प्रवेश करना और तलाशी करने के लिए राजपत्रित है, ये राजपत्रित अधिकारी ही समक्ष हो सकता है, वही सक्षम है, वही कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत तलाशी लेने वाले राजपत्रित अधिकारी किसी भी निवास गृह के बिना वारंट प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि सही बात है ये, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। कंपनियों द्वारा अदृश्य रूपण से संबंधित अपराध किया जाने वाला जो धारा है वो 7 में वर्णित है। और वहीं बात करते हैं अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, इस अधिनियम में अगर जिक्र किया गया है तो अधिनियम दंडनीय अपराध जमानती और संगेन होगा। अपराध जो है यहाँ पर वो संगेन और जमानती होगा, ये धारा 8 बताती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, धारा 8। ठीक है, वहीं अगर मैं धारा 8 के अंतर्गत जैसे इस शब्दों में अगर जब पूछा जाता है तो इस चीज को आप सभी लोग ध्यान भी रखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर रहेगा। यहाँ पे आपराधिक प्रक्रिया संहिता है सन 1973-74 की, जो निहित है किसी भी बात के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध जमानती होगा, और इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध जो होगा वो संगेन भी माना जाएगा। ये 2 शब्द भी आपको याद रखना है। और जमानती मतलब उसकी जमानत नहीं होगी?
जमानती होगा, जमानती होगा ना, गैर जमानती थोड़ी ना, ये जमानत जमानत होगा, है ना। धारा 9 क्या है, कहता है कि यदि केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा उसके अधिकारी द्वारा कोई भी कार्य सद्भावना पूर्वक किया जाता है, यानी यहाँ जो धारा 9 है ना, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण दर्शा रहा है। कहने का तात्पर्य यही है, क्या दर्शा रहा है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही यानी क्रिया का संरक्षण है। रीजन आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार उसके अधिकारी द्वारा कोई भी सद्भावना पूर्वक किया जाता है तो उसे के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कार्यवाही नहीं की जाएगी। सद्भावना पूर्वक की गई अगर क्रिया होगी, समझ जाहिर सी बात है क्या होगा, उस चीज में अगर कोई पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य के रूप में कार्य हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, या आप ये कह लीजिए कि कोई जो उसका अधिकारी है, उसका जो अधिकारी है उसके द्वारा अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है। तो इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि यह सद्भावना से की गई या की जाने वाली किसी भी बात के लिए केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, यह धारा 9 बताता है आपको। उसके बाद धारा 10 कहता है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। ये धारा 10 इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल बनता है कि बताइए स्त्री और शिष्ट रूपल अधिनियम जो 1986 का है उसमें नियम कौन बना सकता है, नियम कौन बना सकता है, किसके पास पावर है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र के अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है ना। विशेष रूप से पूर्वगामी यानी पहले की बात, शक्तियों की बात करूं, वहां उसके प्रतिकूल प्रभाव डालने के बिना जो कोई प्रक्रिया हुई हो और नेगेटिव प्रतिक्रिया हो, वहां पे सच नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो उसमें संशोधन कर दो। ये है पावर है केंद्र सरकार के पास, ये पावर है। तो वहां पर बेसिकली बदलाव, चेंजिंग वगैरह के लेकर आता है, नियम वगैरह को लेकर आता है, संशोधन के रूप में अगर आता है तो केंद्र सरकार एक अहम भूमिका निभा देती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब बात करेंगे हम लोग आगे, देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से और स्पष्टीकरण हो जाएगा। स्त्री और शिष्ट रूपल प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन जो जाएगा वो आपका बी करेक्ट होगा। इस प्रश्न के संबंध में कुछ व्याख्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस अपराध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्त्री और शिष्ट रूपल निषेध अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया। ठीक है समझ में आ रहा है अब जी, एक बार म्यूट हो जाइए ना आप तो। पढ़ाने का क्वेश्चन करवा रहा है ना, तुमको समझ में आ रहा है, समझा रहा है ना, और मैं नोट डाउन कर रही हूँ उस चीज को। अच्छा कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। उधर क्या कर रहा है वो, उधर म्यूट करके कीजिए ना मैम, कर रही है तो म्यूट करके कीजिए। ठीक है चलिए नोट करो, हाँ बढ़िया है। अब ध्यान सुनो, तो इस अपराध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्त्री और शिष्ट रूपल प्रतिषेध अधिनियम 1986 है अधिनियमित हुआ। महिलाओं को अशिष्ट और अभद्र प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है और इस तरह के अपराध करने वाले को क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसी के संबंध में कुछ इजीली शब्दों में यहाँ पे नीचे लिखा गया है व्याख्या, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके शुरू होते हैं अब क्वेश्चंस। इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग करिएगा प्लीज। मैं एक बार इसको मिनिमाइज छोटा सा कर देता हूँ। अब ध्यान सुनिए, पहला प्रश्न कहता है महिलाओं के अश्लील या प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 को लागू हुआ है। ये बात आप देख भी रहे हैं अच्छे तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट जाना चाहिए इस सवाल के साथ? सर 2 अक्टूबर 1987। ओके, ऑप्शन ए सर। हाँ यहाँ ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन जो फर्स्ट इस तरफ जा रहा है, पहला ऑप्शन, ये आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड डे ऑफ अक्टूबर 1987 ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा सवाल, महिलाओं का अश्लील चित्रण प्रतिषेध या निषेध अधिनियम 1986 है, उसमें कुल कितनी धाराएं दर्शाई गई थी? अभी मैंने शुरुआत 10। तो उसमें कुल टोटल 10 धाराएं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। कुल टोटल 10 धाराएं थी, अभी आप लोगों ने देखा भी है। आगे सवाल करते हैं। फिर कहता है कि महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम है जो 1986 का विस्तार है,
तो संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत है या पूर्ण संघ है या उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो मैं आप लोगों से जम्मू यहाँ पर कश्मीर आपको बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत। नहीं, ऑप्शन ए संपूर्ण। सर वो तो अब है ना, इस टाइम में, वर्तमान में, देखिए उस टाइम यहाँ पर अभी की अगर बात कर रहा हूं मैं तो लिखूंगा कि अब ऐसे करूंगा, ठीक है। सर 86 सही है ना, जवाब तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर ये करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ सर पर ये नहीं सर, ये एक्चुअली सर ये 1986 है ना, संशोधन का हिस्सा रहता। अगर संशोधन 2018 दिया होता तब आप कहते सर, या 1986 है तो बी होगा सर। प्लीज आप बात को समझिए, यहाँ पर बी ऑप्शन टोटली गलत है, बी ऑप्शन टोटली गलत है। अब अगर मैं सवाल दूंगा तो मेरा ये सवाल पूछने का तात्पर्य ये नहीं होगा कि पहले नहीं था आज था, ये नहीं था। मेरा ये पूछने का तात्पर्य कि ये अब कहां है, अब कहां है। तो अब के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण भारत को प्राथमिकता दीजिए। ये मत सोचिए कि 1986 की जगह अगर मैं 2018 का विस्तार करता तब आप संपूर्ण भारत लगाते, ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पे महिलाओं का जो अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986 है उसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। अब मेरा सवाल पूछने का तात्पर्य यही था कि आपको ये पता होना चाहिए संपूर्ण भारत में है, यही ऑप्शन पहला करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। तो सर अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये नहीं लगाएंगे ना कभी भी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर? अरे नहीं भाई, इसको क्यों लगाओगे, अब तो लागू हो गया। वहां जब 75 वगैरह हट गया, धाराएं वगैरह हट गई, तब वहां पे तो सारे अधिनियम लागू होते हैं, सारे अधिनियम लागू होते हैं। वहां तो बिल्कुल नहीं लगाना है आपको, है ना। अब तो बिल्कुल, अब जो भी पूछने का मतलब होगा कि ये पूरे भारत में लागू, यही पूछने का बेसिकली तात्पर्य होता है, मीनिंग बेसिकली यही होता है पूछने का। चलिए अगला सवाल। महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के तहत विज्ञापन शब्द मैंने पढ़ाया था अभी, विज्ञापन में क्या शामिल होगा? सूचना पहला, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है भाई, पहला सूचना, ऑप्शन बी परिपत्र, तीसरा आवरण, और डी उपर्युक्त सभी। बताइए विज्ञापन में क्या क्या शामिल है? सूचना शामिल है, परिपत्र शामिल है, आवरण शामिल है, उपर्युक्त सभी शामिल शब्द है। सभी। विज्ञापन में सभी शब्द शामिल किए गए हैं, ये आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 में कौन सी धारा जो है महिलाओं की अश्लील प्रतिनिधित्व शब्द को परिभाषित करती है? 2 का गा देखना है, अब 2 2 का, लेकिन यहाँ पे 2 का सी दिया हुआ है। तो क्या आप, अगर मैं इस सवाल की बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आप नहीं, यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? मैंने महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व पूछा है, मैंने स्त्री अशिष्ट रूपण शब्द नहीं पूछा है, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व पूछा है। तो ऑप्शन में आपको बताओ धारा 3 आएगा। अभी अभी आपने धारा 3 में तो देखा है, फिर दिखा दूं एक बार धारा 3 को, बोलो सर दिखा दीजिए। यस सर, दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर देखिए धारा 3, विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया धारा 3 में। हाँ ये देखिए धारा 3 आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पैकेज वगैरह ये कौन सा धारा आ गया? ये तो 2 आ गया है, ये देखो 3, यहाँ पर देखो स्त्री के अशिष्ट रूपण से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिषेध या प्रतिषेध का धारा जो है बेसिकली क्या दर्शा रहा है? धारा 3 दिखा रहा है। तो विज्ञापन का प्रकाशन ना तो करेगा, ना ही करवाएगा, ना ही प्रकाशन प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा, ना ही उसमें भाग लेगा जिसमें स्त्री क्या हो रही है? अशिष्ट रूपण से चिन्हित हो रही है। यही आपका क्वेश्चन है जो धारा 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन पर देख लीजिए। अब कौन सा क्वेश्चन था? 6 नंबर का था नहीं। महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्वता का परिभाषित किया गया वहां पे, ना ही उसको आप दर्शा सकते हैं, ना ही प्रदर्शित कर सकते हैं, अशोभनीय तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। वो शब्द बेसिकली धारा 3 का आता है, और ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा है जो किसी भी रूप में महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है? इस वाले क्वेश्चन का होगा आंसर धारा 3। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में शब्दावली यूज किया है। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आपने बताया है उसमें शब्दावली शब्द यूज किया है, वो शायद मिस्टेक हो रहा है। कहाँ शब्दावली शब्द यूज है? महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व शब्द है ना, तो ये सब अच्छा ठीक। भाषित तो धारा 3 में ही किया गया।
भाई अभी तो मैंने बताया उसकी परिभाषा अशिष्ट है, नहीं कर सकते हैं आप, महिला को उस तरीके से आप चिन्हित नहीं कर सकते, धारा 3 ही तो था। ठीक ठीक तो इस सवाल से कंफ्यूज है प्लीज बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 से अगर कंफ्यूज हैं तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। सर इसमें ना मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें विज्ञापन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। विज्ञापन जैसा दिख नहीं रहा है? आपने जैसे धारा 3 में बताया ना कि अब आप विज्ञापनों पर विज्ञापन आपको यहाँ पे क्या देखना है, विज्ञापन थोड़ी ना यहाँ पे मैंने पूछा। मैंने आपसे सिंपल सी बात ये कहा कि महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व शब्द है एक, ये महिलाओं का अश्लीलता के रूप में आप जहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी एक प्रकार से महिला को दर्शा रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं अश्लील तरीके से। अब महिलाओं को अश्लील तरीके से धारा 3 में ही तो प्रदर्शित किया गया है। किसमें प्रदर्शित किया गया भाई? महिलाओं को किसमें प्रदर्शित किया गया है? महिलाओं को अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अश्लील तरीके से चित्रण की बात कर रहा होता, तब आप कहते कि चलो भैया आपका चित्रण के रूप में धारा 5 बन जाती, चित्रण के रूप में। लेकिन यहां अश्लीलता के रूप में रिप्रेजेंट करना या उसको प्रस्तुत करना, वो धारा कौन सी है प्लीज बताएं। 3 ही तो है, बिल्कुल धारा 3 ही तो है। यह महिलाओं को अश्लील तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं भाई, धारा 3 कहता है नहीं करो, ये धारा 3 है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, प्लीज इतना वो मत करो आप लोग, है ना, टाइम वेस्ट, है ना। और भी क्वेश्चंस मैंने लगभग 20 क्वेश्चंस लिए हैं। अगला सवाल की बात करते हैं। इजी सवाल है, इजी सवालों पर आप देखो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सरल सवाल है, महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम है, 1986 का है। अब बताइए कौन सा धारा है जो महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व वाली पुस्तकों के प्रकाशन पर रोक लगाती है? अब बताइए। धारा नंबर धारा 4। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप पे धारा 4 दिया तो करेक्ट दिया है, ये सही जवाब, सॉरी बी, मैंने डी लिख दिया, बी सही होगा। यही सवाल, केवल प्रश्न को ध्यान से समझो। महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व वाली पुस्तकों को प्रकाशन पर रोक लगाती है धारा 4, और ये बात करेक्ट है, ये बात करेक्ट है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को अभद्र, प्रश्न को ध्यान सुनो, महिलाओं को या महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व शामिल है, और जिसमें महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के प्रावधान से छूट गई है। अब बताइए क्या छूटी है? फिल्म जो जनता को भलाई के लिए उचित हो या साबित हो, प्राचीन संस्मारक या कोई प्रतिनिधित्व हो, या कोई भी मंदिर हो, या उपयुक्त तो सभी हो, सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, यहाँ उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 8 में करें। कारण ये है कि महिलाओं को अभद्र प्रतिनिधित्व शामिल है, जिसमें महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 86 के प्रावधान में, धारा 4 के प्रावधान में छूट गई है। तो फिल्म की जनता की भलाई के लिए उचित साबित हो, ये छूट गया है भाई। प्राचीन संस्मारक या कोई प्रतिनिधित्व हो, ये छूट गया है। कोई भी मंदिर हो, ये भी छूट गया है। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा इस सवाल का। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धारा 5 के अंतर्गत कुछ बातें कही गई हैं। ठीक है, अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत, वो धारा 5 के अंतर्गत क्या बातें हैं ये आपको दर्शाना है या आपको यहाँ पे समझना है। तो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी राजपत्रित अधिकारी किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है या तलाशी भी ले सकता है जहां उसके पास या विश्वास करने का कारण हो कि अधिनियम के तहत कोई अपराध हो रहा है। अच्छा, यही तो सही चला गया सर, ये सही है, यही तो सही चला गया। फिर भी हम देखते हैं धारा 3 और 4 में क्या प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रावधान का दंड है, ये धारा 5 में बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं जिक्र किया 5 में। मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको कि धारा 3 पे रिलेट कर रहा हो, मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, है ना। फिर केंद्र सरकार, डी ऑप्शन, केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाती है। देखो बनाती तो है, लेकिन धारा 10 में बनाती है, धारा 10 में बनाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आपका सी भी नहीं है और आपका डी भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए, महिलाओं को अभद्र चित्रण वाले किसी भी विज्ञापन का जब्त करने वाली शक्ति महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में तहत दर्शाया गया है? मतलब अभद्र चित्रों को क्या कर लेना है, विज्ञापन को जब्त कर लेना है भाई। चलो ठीक है, जब्त करो, कौन सी धारा में करोगे? धारा 5 होगी क्या? धारा 5 बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए करेक्ट जवाब, धारा 5 है, धारा 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपके नीचे 10 प्रश्नों के जो है उत्तर मिल जाएंगे। आगे देखिए और सवाल, क्या महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत राजपत्रित अधिकारी को निजी आवास गृह में प्रवेश के लिए वारंट आवश्यक है? हाँ
जी सर जरूर है सर। अच्छा जी, यानी आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन ए का ही चुनाव कर लिया और जो कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला सवाल, जब राजपत्रित अधिकारी अधिनियम की धारा 5 के तहत महिलाओं के अभद्र चित्रण वाले किसी विज्ञापन को जब्त करेगा तो वह किसे सूचित करेगा? बताइए। निकटतम मजिस्ट्रेट को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, ए और बी दोनों? ए और बी दोनों और भी दोनों नहीं, केवल और केवल ऑप्शन यहाँ पर जो जाएगा ए, निकटतम मजिस्ट्रेट को करेगा। बिल्कुल है ना। राजपत्रित अधिकारी अधिनियम की धारा जो 5 होगा ना, अभद्र चित्रण वाले किसी भी विज्ञापन को अगर जब्त करेगा तो वो सूचित जो करेगा केवल ए को करेगा, राज्य सरकार के लिए। ठीक है, निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा। ऑप्शन ए सही होगा, केवल ए सही होगा। कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं को अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 और 4, ध्यान सुनिएगा, 3 और 4 की बात हो रही है एक साथ, प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसे पहली बार जो सजा का कारावास होगा दंडित किया जाएगा, डैश तक बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3-4 का उल्लंघन किया, उसे पहली सजा पर कारावास से दंडित किया गया और किया भी जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है। बताइए कब तक? 2 साल। जी, यहाँ पे जवाब होगा 2 साल। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी करेक्ट जवाब, 2 साल तक। अगला सवाल, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा है जो अधिनियम की धारा 3 और 4 का प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसके दंड का प्रावधान शामिल है? ये तो आसान सवाल। धारा 6 धारा 6 है ना? धारा जुर्माना तो इसी पे था, दंड पर। मैंने पढ़ाया था, अभी पढ़ाया है ना आप लोगों को, ऑप्शन नंबर बी अभी भी पढ़ाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बताओ। आ रहा है सर। आ रहा है ना? आ रहा है सर। चलो फिर आगे देखिए। धारा क्वेश्चन नंबर 5, महिलाओं की अश्लीलता चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा है जो कंपनियों द्वारा अपराध से संबंधित है? देखो मैंने अभी धारा 7। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। अगला सवाल, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध है? ये तो आसान सवाल है, बता दोगे अभी मैंने। संज्ञेय और जमानतिया। संज्ञेय और जमानत, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, डी आपका करेक्ट होगा। मैंने अभी आपको पढ़ाया भी है ना, धारा 9 के अंतर्गत। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा अधिनियम है और उसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा सद्भावना से की गई कार्यवाही की रक्षा करती है? अभी भी मैंने पढ़ाया इसके बारे में। धारा 9। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते आपकी जुबान पे आंसर होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा लगता है। और इससे क्या है, आपके अंदर जो है एक प्रकार से आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, होना चाहिए इसी तरीके। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के तहत प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है? किसको नियम बनाने का अधिकार है? केंद्र सरकार। बिल्कुल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कोई राजपत्रित अधिकारी धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई महिलाओं के अभद्र चित्रण वाली पेंटिंग को जब्त कर सकता है, हाँ या नहीं? मामले पर दर्ज नहीं कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बी बनेगा, बिल्कुल सही जवाब, बी बनेगा। आगे बात करता है, क्योंकि देखो मैंने बताया था अभी धार्मिक था, शिक्षा के लिए यूज कर रहे हो, विज्ञान के लिए यूज कर रहे हो, कला के लिए यूज कर रहे हो, कहां से उसको जब्त किया जाएगा? वो तो यूज में ला सकते हो ना आप, अभी तो मैंने पढ़ाया आपको। क्वेश्चन नंबर 10, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दूसरी बार दोषी पाए जाने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? पैसे की बात आ गई। चलो 10,000 सर। 10,000 दूसरी बार। दूसरी बार 10,000 10,000 सर। 1 लाख। हाँ, दूसरी बार। अधिकतम मैंने पूछा ना, सवाल में क्या है यहाँ पे? अधिकतम, तो अधिकतम क्या बनेगा? 1 लाख बनेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नीचे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बस करिए, आज के लिए इतना रखिए आप लोग, आप अपना आंसर की वगैरह चेक करिए। ठीक है, बाकी अभी इसी पर मैं आप लोगों की एक और क्लास लूँगा इसी लिंक पर। ठीक है, और उस पर मैं आप लोगों से जिक्र जो करने वाला हूँ,
और आज वो सोशल वर्क का टॉपिक होगा, अगर कहेंगे बच्चे तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन भी आज कर लेंगे। देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे के आधार पे क्लास चलेंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग और भी किसी टॉपिक पर बात करेंगे कल के क्लासेस में। कल आप लोग आज जो मुझे ग्रुप में जरूर बताइएगा सभी लोग कितने आपके जो है क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, नंबर वगैरह जरूर बताइएगा आप लोग ग्रुप में। सर अभी थोड़े दिन में डीएसएसबी का सिलेबस ही करा दो, उसके बाद क्वेश्चन करा देना। अच्छा, डीएसएसबी का पूरा सिलेबस ही करवा दे। डीएसएसबी का सिलेबस लगभग आपका चला नहीं सर, पहले जनवरी तक, है ना? हाँ सर, जनवरी तक सॉरी, सिलेबस करवा दूंगा। जनवरी मतलब मान लीजिए फरवरी चला जाएगा, फरवरी में। हाँ जी सर, उसे कंप्लीट करा दो, फिर क्वेश्चन करवा देना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, है ना? क्योंकि एग्जाम तो ना या तो मार्च में हो जाएगा, या तो मार्च में होगा, नहीं तो जुलाई में होगा एग्जाम हुआ तो। कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मान के चलो कि भाई आप, मैं तो सिंपल सी बात करूँ, डीएसएसबी का ज्यादातर जितना पेपर देखा हूँ ना, मई जून जुलाई वगैरह में ही देखता हूँ, मार्च वगैरह में ही देखता हूँ, ठंड के मौसम में थोड़ी देखता हूँ उनका पेपर। कारण ये कि जूता हाँ सर वही है, क्योंकि मार्च में वैसे भी इलेक्शन है, निकलवा देंगे। यहाँ तक फुल बाजू का गर्मियों में होगा सर। शर्ट पहन के जाओगे तो शर्ट काट देंगे आपका, है ना? डीएसएसबी वाले के बड़ा कट, बहुत टाइट रूल है डीएसएसबी। आप तो यूजीसी नेट का पेपर इजीली दे देते हैं, लेकिन डीएसएसबी में ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो भाई शर्ट बाजू वगैरह भी कैंची से काट देते हैं वो लोग, है ना? ऐसा इनका रूल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठंड के मौसम में पेपर लेंगे बच्चों से, वरना उनकी सारी की सारी ठंडी तो उन्हीं को लग जाएगी। वही है, पहले जनवरी तक ना आप सिलेबस कवर करवा दिए, फिर उसके बाद करवा देना। चलो ठीक है, ज्वाइन करना अभी आप लोग, बने रहो इसी पर, मिलते हैं फिर। ठीक है।